हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून, जो भी जिस हिसाब से ये लेक्चर देख रहा है उसको। मैंने पार्ट नंबर 1 कवर किया था कल, और आज मैं पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम बचे हुए हमारे बेसिक अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग को कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए सीधा कंसेप्ट के ऊपर आता हूँ, और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लेक्चर में भी मेरे यानी कि दिवाकर सर के द्वारा। चलिए पार्ट नंबर 2। तो सर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर का कंसेप्ट। अब ये फुल डिस्क्लोजर का कंसेप्ट क्या कहता है सर? देखिए, आपको सुनने में समझ में आ रहा होगा कि फुल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर वर्ड का मतलब क्या होता है? बताना, यानी कि आपको सब कुछ पूरा पूरा और ढंग से बताना पड़ेगा। किसके अंदर बताना पड़ेगा? जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंट से पढ़ रहे हैं ना हम, यस सर। तो जब आप अकाउंटिंग करते हैं तब आपको पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने किस हिसाब से क्या अकाउंटिंग करी है, और आपको अपने जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रही है आपके बिजनेस को। अगर आप उस चीज को छुपाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं सर? आप एक तरीके का वायलेशन कर रहे हैं। तो ये एक अकाउंट्स को लेके बेसिक कंसेप्ट बनता है। क्या बनता है सर? कि जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तब आपको पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए रिलायंस लिमिटेड है। रिलायंस लिमिटेड के जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसके अंदर शेयर होल्डर भी एक है। अब आप यहाँ ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि शेयर होल्डर क्या होते हैं और कंपनी क्या होती है। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक यूजर आता है जिसका नाम होता है शेयर होल्डर, यानी कि कंपनी के अंदर पैसा लगाने वाला। अब कंपनी के अंदर पैसा लगाने वाला कंपनी की रियल फाइनेंशियल पोजीशन तो जानना चाहेगा। आंसर इज यस सर। अब जो लोग मान लीजिए अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं सर? वो लोग कुछ मटेरियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या फिर मैं थोड़ा सा और इजी बोलूँ तो कुछ ऐसा ज़रूरी चीज़ होती है जो वो छुपा लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो यूज़र होता है उसको सब कुछ ढंग से समझ में नहीं आ पाता, या फिर उसको जो चीज़ें जाननी चाहिए थी वो चीज़ें वो पूरी तरीके से जान नहीं पाता। तो यहाँ पे अकाउंट्स क्या कहता है सर? बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको सारी वो इंफॉर्मेशन जो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानना ज़रूरी है, वो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसको देनी पड़ेगी सर? आपको यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी यूज़ कर रहा है उसको देनी पड़ेगी। और कैसे देनी पड़ेगी सर? आपको देनी पड़ेगी पूरे डिस्क्लोजर के अंदर। आइए इसके अंदर लिख क्या रखा है एक बार बता दूं मैं आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल सच एज इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स एंड अदर। यहाँ पे क्या है? देखिए, इन्वेस्टर मतलब जो पैसा लगाता है, लेंडर्स मतलब जो आपको पैसा उधार देता है, और सप्लायर मतलब कौन सर? वो लोग जो आपको बिजनेस के अंदर गुड्स सप्लाई कर रहे हैं ताकि आप उसे आगे बेच सके। ठीक है। वेरियस फाइनेंशियल डिसीजन। अब क्या होता है सर? ये जो लोग होते हैं वो उनको क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सारे डिसीजन लेने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, किसी को आपके अंदर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो वो सबसे पहले क्या देखेगा कि आपकी आज की पोजीशन क्या है। या फिर मान लीजिए किसी को आपको उधार देना है तो आपके पास में क्या दिखेगा सबसे पहले कि आपके पास में पैसा कितना है करके। अगर आपके पास में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है तो वो आपको पैसा लैंड करने में डरेगा नहीं। फॉर एग्जांपल, बैंक जब लोन देता है तब वो क्या करता है सर? वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखता है कि आपके पास में पैसा कितना है करके, क्या आप वो पैसा चुका सकते हो कि नहीं चुका सकते हो। ठीक है सर। तो क्या होता है सर? बिटवीन दोज मैनेजिंग द अफेयर्स एंड द एंटरप्राइजेस ऑफ दोज हु ओन इट। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ सर? यहाँ पे मैं नॉर्मली कह सकता हूँ, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को लोग मैनेज कर रहे हैं और जो रिलायंस इंडस्ट्री के एक्चुअल ओनर है, वो दोनों क्या है सर? अलग अलग है। जैसे आपके और मेरे जैसे लोग खूब लोग पैसा लगाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर ऐसी कंपनी के शेयर परचेस करते हैं, किसी बड़े से सुना होगा आपने वर्ड। तो यहाँ पे क्या है सर? दोनों अलग अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाउएवर आर दी ओनली एंड बेसिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो बताएंगे उनको क्या, कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ कि कितना प्रॉफिट नहीं हुआ। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है उनको सारे मटेरियल फैक्ट बताने पड़ेंगे और सारे रेलेवेंट फैक्ट देने पड़ेंगे कंसर्निंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइजेस मस्ट बी फुल्ली एंड
कंप्लीटली। तो यहाँ पे आपको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वो कंपनी ने क्या किया सर, वो कंपनी ने जो उसके लेंडर्स थे उसको, यहाँ पे चलो कंपनी का एग्जांपल नहीं देते हैं हम, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं विजय माल्या जी का। अब विजय माल्या जी का वो किंगफिशर वाला केस तो आपको पता ही होगा करके, उसके अंदर क्या हुआ था सर, विजय माल्या जी ने एक लोन लिया सबसे पहले। अब फिर वो लोन लेने के बाद में उनकी कंपनी घाटे में जाती रही, लेकिन वो फॉल्स प्रॉफिट दिखा के और लोन पे लोन और लोन पे लोन लेते गए और बैंक वाले उनको लोन पे लोन देते गए। अब अगर यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्या किया सर, उन्होंने यहाँ पे उन्होंने फुल डिस्क्लोजर नहीं किया। अगर वो फुल डिस्क्लोजर करते कायदे से तो कोई भी बैंक उनको लोन नहीं देता, और कोई भी बैंक उनको लोन नहीं देता तो वो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा फ्रॉड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कौन से कंसेप्ट का वायलेशन हुआ था सर, यहाँ पे वायलेशन हुआ था फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का। ठीक है सर, तो डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर अकम्पनिंग फुटनोट्स। तो आपको सारी की सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी किधर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। और अकम्पनिंग फुटनोट्स क्या होते हैं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे, देखो फुटनोट वर्ड का तो मतलब आपको पता होगा ही। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हुए होते हैं जिस पॉइंट्स के अंदर आप सारे के सारे डिस्क्लोजर देते हो। कैसे डिस्क्लोजर देते हो कि ऊपर जो आपने लिखा है वो किस बेसिस पे लिखा है करके, और ऐसी कौन कौन सी और चीज़ें हैं जो कि यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जानना ज़रूरी है करके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। सर ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक बार जो मैंने कह दिया वो क्या डायलॉग था वो मैं डायलॉग भूल गया। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं खुद अपने आप की भी नहीं सुनता। तो यहाँ पे ही ऐसा कुछ डायलॉग कौन मारने वाला है सर, यहाँ पे ही ऐसा कुछ डायलॉग मारने वाला है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट क्या बोलेगा सर, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये दो वर्ड बोलने जा रहा हूँ मैं, आपको शायद सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे। एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसी, एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसी, या फिर एक बार जो भी मैंने अकाउंटिंग का सिस्टम डेवलप कर लिया, या फिर एक बार जो मैंने अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस डेवलप कर ली, उसको लेके मेरे को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मतलब सर मैंने एक बार एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल, कुछ मान लीजिए एक्स नाम का प्रिंसिपल मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। अब वो एक्स नाम का प्रिंसिपल मैं अगले साल जाके वाई नाम के प्रिंसिपल पे शिफ्ट नहीं हो सकता, और फिर उसके बाद में जेड नाम के प्रिंसिपल पे शिफ्ट नहीं हो सकता। मेरे को कंसिस्टेंटली जो भी एक प्रिंसिपल मैंने फॉलो करना शुरू किया है उसको कंसिस्टेंटली साल भर साल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने एक एयर कंडीशनर परचेज़ किया मेरे बिज़नेस के लिए। अब मैंने पहले बार जो एयर कंडीशनर परचेज़ किया था उसकी मैंने जो यूज़फुल लाइफ, एक यूज़फुल लाइफ का मतलब होता है कि हम एस्टिमेट लेके चलते हैं कि इतना साल जो है वो ये एसी चलेगा। तो मैंने उस सबसे पहले मैंने एक एस्टिमेट करी, एक अकाउंटिंग एस्टिमेट मारा कि मेरे एसी का यूज़फुल लाइफ कितना है, 5 ईयर्स है। अब वो एसी जो हुई वो 5 ईयर्स के बजाय 6 ईयर्स चल गई, और 6 ईयर्स के बाद में वो एसी स्क्रैप हो गई, और 6 ईयर के बाद में मैंने एक और एसी परचेज करी। और फिर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सर अब की बार मैं ये जो एसी का लाइफ है इसको 8 ईयर्स मानूंगा। तो यहाँ पे क्या है सर, मेरे अजम्पशंस के ऊपर कंसिस्टेंसी नहीं है। पहले मैं 5 साल मान रहा था, अब मैं 8 साल मान रहा हूँ। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक असेट जो होती है, वो असेट की वैल्यू कम करने का एक तरीका होता है डेप्रिसिएशन। मतलब हर साल उसकी वैल्यू में कुछ कमी आती है, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब मैंने क्या कहा सर, मैंने सबसे पहले, अब ये जो डेप्रिसिएशन होता है, चलिए आपको पता नहीं होगा कि डेप्रिसिएशन के क्या होते हैं, लेकिन यहाँ मान लीजिए कि डेप्रिसिएशन के 2 टाइप होते हैं सर। पहला टाइप कौन सा होता है सर, पहला मान लीजिए WDV रिटर्न डाउन वैल्यू होता है, और दूसरा होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्या कहता है, मैं इनको डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा कि रिटर्न डाउन वैल्यू और ओरिजिनल कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए अभी कि ऐसे कोई 2 कंसेप्ट करके होते हैं। तो आपने मान लीजिए ईयर 1 के अंदर अगर WDV का कंसेप्ट फॉलो कर लिया, तो ये प्रिंसिपल ऐसे कहता है कि आपको कंसिस्टेंटली फिर WDV का ही प्रिंसिपल या फिर WDV की अकाउंटिंग पॉलिसी आपको आगे फॉलो करते रहना पड़ेगा। आप बिना किसी कारण से इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। तो सर आपका मतलब क्या हुआ कि एक बार जो हमने फॉलो करना शुरू कर दिया वो कभी चेंज ही नहीं हो सकता? आंसर इज नॉट येस एंड नॉट नो।
कुछ सर्कमटेंसेस के कारण कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज भी हो सकती है, लेकिन ये कंसेप्ट तो यही कहता है, क्या कहता है सर, कि आपने जो एक बार फॉलो करना शुरू कर लिया वो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना पड़ेगा। आइए देखिए कंसेप्ट क्या कहता है, आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कुछ ऐसी अकाउंटिंग क्या होती है सर, इंफॉर्मेशन होती है, जो कौन करता है सर, जो प्रोवाइड करता है कौन, बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वुड बी यूजफुल इन ड्राइंग कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज ओनली when it allows comparison over a period of time as well as with the working of other enterprises. Thus both inter-firm and inter-period comparisons are required to be made. सर यहाँ पे क्या कहना चाहता है, इतनी दाम कहानी आपने सुना तो दी, यहाँ मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि सर एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको प्रोवाइड करते हैं, जो कि क्या काम के लिए होती है सर, जो कि यूजफुल होती है हमारे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए। रिगार्डिंग किस चीज़ के कंक्लूजन सर, कि हमारी एंटरप्राइजेस की जो वर्किंग है, हमारी एंटरप्राइजेस की जो वर्किंग है वो कैसी चल रही है। ठीक है, ये कंपैरिजन कैसा होता है सर, ओवर अ पीरियड होता है। मतलब मान लीजिए मैं 15 साल का कंपैरिजन कर रहा हूँ या 20 साल का कंपैरिजन कर रहा हूँ मेरी फर्म का या फिर मेरी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ में, तो क्या होता है सर यहाँ पे, ये तो होता है मेरा कंपैरिजन किसी दूसरी कंपनी के साथ में, इसे तो कहता हूँ मैं इंटर फर्म। ठीक है, और यहाँ पे मेरी कंपनी के अंदर में अगर मतलब मैं खुद का, जैसे इस साल का खुद के पिछले साल से, फॉर एग्जांपल यहाँ आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप खुद का कंपैरिजन अपने दोस्त के साथ में कर रहे हैं, तो वो आपका कौन सा हो गया, इंटर कंपैरिजन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप खुद का इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं खुद के अंदर, यानी कि आपने इस साल क्या किया और आपने पिछले साल क्या किया, तो वो आपका क्या हो जाएगा सर, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें होती है। ये कैसे पॉसिबल होता है सर, ये सारा जितने भी कंपैरिजन की आपने बात बोली, जब अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिसेस एक एंटरप्राइज जो फॉलो कर रही है वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पे आपको कंपैरिजन करने के लिए या फिर अपनी फर्म की ट्रू वैल्यू जानने के लिए आपको एक अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना पड़ेगा करके। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म, यानी कि कंजर्वेटिज्म या फिर बोल दीजिए प्रूडेंस। सर प्रूडेंस बोलो या कंजर्वेटिज्म बोलो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए ये कंसेप्ट। ये इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक लाइन मारना चाहूँगा या फिर एक लाइन बोलना चाहूँगा करके, वो लाइन को ज़रा अच्छे से सुनना, कि हमारी ज़िंदगी में जो फ्यूचर में होने वाले दुख है, हमारी ज़िंदगी में जो फ्यूचर में होने वाले दुख है, उन दुखों को कम करने के लिए हम आज कुछ ऐसे काम करते हैं कि वो जो दुख है वो फ्यूचर में अपने आप कम हो जाए, या फिर उनके लिए हम एक रिजर्व सा मेंटेन करके रख ले, एक प्रोविजन सा मेंटेन करके रख ले। लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो आने वाली खुशियाँ है, उन खुशियों के बारे में हमें आज सोचना थोड़ी ना ज़रूरी है कि फ्यूचर के अंदर हमें खुशी होने वाली है, ओहो हमें तो कुछ करना पड़ेगा। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में अगर खुशी होगी तो ये तो अच्छी बात है, फ्यूचर में कुछ करने, आज कुछ करने की ज़रूरत थोड़ी ना उसके लिए। तो यही ये कंसेप्ट कहता है। चलो अब यहाँ खुशी और दुख को मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल में लेता हूँ। यहाँ पे मेरा खुशी से मतलब था फ्यूचर में होने वाली इनकम्स, और दुख से मतलब था फ्यूचर में होने वाले लॉसेस। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है सर, ये कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉसेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं सर, अगर आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई लॉस हो रहा है और आज आपको उसका पता पड़ जाता है कि आपको फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो आप क्या कीजिए सर, आप आज ही उस लॉस के लिए एक रिजर्व बना लीजिए या फिर एक प्रोविज़न बना लीजिए। क्या बना लीजिए सर, प्रोविज़न बना लीजिए, ताकि फ्यूचर में जाके जब वो लॉस हमारे सामने एक्चुअली आए तब हमको वो थोड़ा कम लगे। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा पैसा जोड़ के बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिटिया की शादी होती है, ऐसा कुछ इंडियन पेरेंट्स का होता है ऐसा करके, कि जब बिटिया की शादी होती है तब क्या करते हैं सर, वो लोग पहले से, जैसे बिटिया पैदा होती है तो 15 साल से या 20 साल से पैसा जोड़ना शुरू कर देते करके। क्यों? क्योंकि जब उसकी शादी का एक्चुअल में टाइम आए करके, तब क्या हो सर, तब हमको थोड़ा सा पैसा हमारी जेब से उस टाइम कम निकालना पड़े और हम पहले से ही पैसा जोड़ जोड़ के क्या, जब वो एक्चुअल में जब हम वो एक्सपेंस करने जाए तब वो हमको थोड़ा
कम दिखे या फिर वो हमको इतना ज़्यादा भारी नहीं लगे। तो ये सेम एग्जांपल है सर, यही सेम बात है अकाउंटिंग के लिए कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज ही आप क्या कर लीजिए, रियलाइज़ कर लीजिए, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में होने वाली इनकम, अब मतलब बेटे की शादी होने वाली, फ्यूचर में उसमें 1 करोड़ रुपए दहेज आने वाला है, तो कौन आदमी आज सोचने बैठा है कि हमारे पास में इतना पैसा आएगा तो हमें कुछ करना पड़ेगा। वो तो क्या सोचेगा, चलो इतने टाइम बाद में इतना पैसा आएगा तो अच्छी बात है, आना चाहिए, अरे हाँ कि ना। तो फ्यूचर में होने वाली इनकम्स को लेके आपको कुछ नहीं करना है, ना ही कोई पहले उनको रियलाइज़ करना है, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को लेके आपको उनको पहले ही रियलाइज़ कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ मैंने लिखा है दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज्ड, बट ऑल लॉसेस इवन दोज विच मे हैव अ रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब जो लॉस होने की संभावना कम है या ना के बराबर है, उन्हें भी क्या कर लीजिए सर, उन्हें भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रोवाइड कर लीजिए। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं सर, इस कंसेप्ट को कहते हैं कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट या फिर प्रूडेंस का कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा करके। चलिए जी अगले कंसेप्ट, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। अगला पॉइंट है सर मटीरियलिटी का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट सर, मटीरियलिटी का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है सर वो जो हमारे यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले होते हैं ना सर, उनको क्या हर बात जाननी ज़रूरी है क्या। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय था, वो नॉर्मल से एम्प्लॉय ने एक पेन तोड़ दिया या फिर क्या नाम से उसने कुछ फाइल वाइल ख़राब कर दिया, फाइल फट गई उससे गलती से, तो ये सारी चीज़ें भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताने बैठेंगे क्या कि अरे वो उस दिन तो क्या हुआ था कि उन्होंने पेन तोड़ दिया, फर्म को या कंपनी को पूरे 5 रुपए का नुकसान हो गया। तो कहीं से भी ये बात आपको मटीरियल लग रही है कि वो करोड़ों की कंपनी, अरबों की कंपनी, उसके अंदर कोई 5 रुपए का पेन टूट गया, 10 रुपए का पेन टूट गया, तो इस चीज़ के लिए कोई क्या बॉदर होगा क्या। आंसर इज़ नो सर। बस यही कंसेप्ट, ये कंसेप्ट भी यही कहता है कि वो सारे ट्रांजैक्शंस या फिर वो सारी चीज़ें जो मटीरियली, मतलब एक मटीरियली का मतलब होता है यहाँ पे एक बेसिस पे जाके अफेक्ट कर रही है, यानी कि उसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी में इस साल 35% का प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि आग लग गई थी। अब ये मटेरियली बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है सर, ये हमारे को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बतानी पड़ेगी। लेकिन कंपनी के अंदर सर 50 रुपये का नुकसान हो गया, या फिर कंपनी के अंदर सर वो जो मशीन है, मान ली कंपनी की जो फैक्ट्री है उसके अंदर बॉयलर फट गया सर, अब वो बॉयलर फटने के कारण कंपनी का 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, करोड़ों की कंपनी है, तो हम वो सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। यही ये कंसेप्ट कहता है कि जो मटीरियली वेटेड चीज़ें हैं, जो वेटेज रखती है, उन सारी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा सर, डिस्क्लोज करना पड़ेगा और आपको मटीरियलिटी के बारे में चीज़ें बतानी पड़ेगी। चलिए देख लेते क्या कहते हैं। अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटीरियल फैक्ट्स, effort should not be wasted in recording and presenting facts which are immaterial। फॉर एग्जाम्पल अब वो 10 रुपये का पेन टूट गया बेचारा किसी का, तो वो आप बताने थोड़ी ना बैठोगे कंपनी के अंदर, अरे यार ऐसा हो गया था, लोग बोलेंगे कि आप पागल हो गए क्या, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, एफर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड इन रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग फैक्ट्स विच आर इमटेरियल इन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। अब यहाँ पे मटीरियल फैक्ट होता क्या है सर, व्हाट इज मटीरियल फैक्ट। सर मटीरियल फैक्ट इज अ फैक्ट पेंडिंग ऑन इट्स नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व। सर नेचर और अमाउंट इन्वॉल्व पे वो चीज़ डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं आपको ऐसे कह सकता हूँ कि मान लीजिए किसी कंपनी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्थ है वो वर्थ है 1 लाख रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ का भी अगर कुछ नुकसान हो रहा है या फिर कुछ लॉस हो रहा है तो वो चीज़ मटीरियल बन जाएगी। लेकिन कोई 1 करोड़ रुपए की कंपनी है, वहाँ पे 10,000 रुपीज़ का अगर लॉस हो रहा है तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटीरियल नहीं बनेगी। तो मटीरियल कौन है और कौन नहीं है ये कैसे डिसाइड होता है सर, उसके नेचर पे और उसके फैक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। नेचर पे और अमाउंट इन्वॉल्व पे डिपेंड करता है। एनी फैक्ट वुड बी कंसिडर्ड एज मटीरियल इफ इट रीजनेबली। कोई भी फैक्ट मटेरियल कब कंसिडर्ड होगा सर, जब वो रीजनेबली क्या कर देगा सर, बिलीव दैट इट्स नॉलेज वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड यूजर। मतलब वो जो लॉस है या फिर वो जो फैक्ट है वो किसी भी इंसान की सोच बदलने में कामगार साबित हो सकता है। चलिए मैं मेरे एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। मान लीजिए वो जो कंपनी थी
वो कंपनी ने क्या करा था सर, उसका कंपनी का 35% से लॉसेस जो थे वो बढ़ गए थे, यानी कि 35% से जो प्रॉफिट था वो थोड़ा कम हो गया था करके, ठीक है ना। अब कोई इंसान जो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या उस इंसान का उस जो इवेंट हुआ है उससे उसका डिसीजन अफेक्ट होगा? आंसर इज़ यस सर, उसका डिसीजन बिल्कुल अफेक्ट होगा सर। तो यहाँ पे ये चीज़ मटेरियल साबित होगी, क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रही है, क्या कर रही है सर? इन्फ्लुएंस कर रही है डिसीजन में, किसके? इन्फॉर्म्ड यूज़र के, ठीक है सर, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा करके। चलिए जी, आगे बात करते हैं सर। यहाँ आपके सारे कंसेप्ट ख़त्म हो जाते हैं, बेसिक अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग यहाँ आपका पूरा होता है। अब हम बात करते हैं सर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अभी तो क्या बात करी थी हमने? बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग करने के लिए क्या क्या बेसिक अजम्पशन होते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं चलो सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, कि सर कौन कौन से सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग के। तो पहला सिस्टम तो होता है, देखो बेटा, सिंगल एंट्री सिस्टम। और दूसरा क्या होता है? देखो, फर्स्ट सिंगल है तो सेकंड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। नहीं सर, ये कोई जानने का तरीका नहीं होता है, ध्यान से सुनना। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है सर? सिंगल एंट्री सिस्टम, इसे मैं पान वाला सिस्टम भी बोलता हूँ, चाय वाला सिस्टम भी बोलता हूँ। ये मतलब जो पान की दुकान चलाते हैं, चाय की दुकान चलाते हैं, ये लोग यही सिस्टम, या फिर ये जो छोटी मोटी दुकान वाले नहीं होते, ये लोग यही सिस्टम मेंटेन करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर अपनी दुकान, घर के आसपास किसी दुकान पे गए होंगे, किसी डेयरी पे गए होंगे, तो वो डेयरी वाला क्या करता है सर? वो डेयरी वाला आपको उधार में, मान लो उसने मिल्क की सप्लाई करी, तो जब उसने आपको क्रेडिट में मिल्क की सप्लाई करी, तब वो अपनी कॉपी के अंदर ऐसे लिख लेता है कि मिस्टर योर गुड नेम, जो भी आपका नाम हो, उससे आज मैंने आज 1 लीटर मिल्क सेल किया और उसके मान लीजिए 50 रुपीज़ होते हैं, उसने ऐसा कॉपी में करके लिख लिया, ठीक है। अब क्या हुआ सर, उसने यहाँ पे उसने इस सिस्टम को मैं सिंगल एंट्री क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ उसने एक ही एस्पेक्ट कवर किया। वो एस्पेक्ट क्या था सर? वो एस्पेक्ट था मनी, क्या कहते हैं, मनी रिसीव करने का तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्रेडिट पे क्या है, यहाँ पे एक एस्पेक्ट था जो उसने आपको डेटर बनाया अपना, या फिर जो अमाउंट उसको रिसीवेबल था उसने खाली वही लिखा। लेकिन उसने अपनी इन्वेंट्री के अंदर या फिर इन्वेंट्री का कोई रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं रख रखा। उसने वो हैंड टू हैंड अपनी इन्वेंट्री से कोई रिडक्शन की, ऐसी कोई एंट्री पास नहीं करी होगी। उसने सिंपली बस अपनी मेमोरी के हिसाब से उसको एक लाइन लेके लिख लिया। क्या लेके लिख लिया? कि 50 रुपये लेने बाकी है। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है सर? सिंगल एंट्री का सिस्टम कहलाता है, एक तरीके का पान वाला सिस्टम या दुकानदार वाला सिस्टम। आइए एक बार इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि सिंगल एंट्री का मतलब क्या होता है। सर, सिंगल एंट्री का सिस्टम इज नॉट अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सर, पूरा का रिकॉर्ड तो हम मेंटेन करते नहीं है। क्यों नहीं मेंटेन करते हैं? क्योंकि देखिए, वो तो इतना सा खाली कॉपी में लिख के रख लिया, लेकिन एक बिजनेस के अंदर तो आपके पास में असेट कितनी है, आपके पास में लाइबिलिटी कितनी है, वो थोड़ी वो भी पता रखनी चाहिए आपको। लेकिन एक सिंगल एंट्री सिस्टम जो फॉलो करता है, वो अपनी असेट और लाइबिलिटी का कोई इतना हिसाब किताब रखता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए उसकी दुकान है, तो वो दुकान उसकी एसेट होगी, वो उसके दूध के जो ड्रम होते हैं वो उसके एसेट होंगे, लेकिन वो ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करता है। वो तो बस इतनी सिंपल सी बात याद रखता है, क्या रखता है? कि मुझे किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं। बस यही सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर वो रिकॉर्ड करके चलता है। तो इट डज नॉट रिकॉर्ड टू इफेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। सर, हर एक ट्रांजैक्शन का ईच एंड एवरी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है। इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल अकाउंट्स, सारे अकाउंट मेंटेन करने की बजाय वो कौन सा अकाउंट मेंटेन करता है? ओनली पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है सर? पर्सनल अकाउंट का मतलब है वो जब आप दूध लेने गए थे उससे, तो उसने अपनी कॉपी में लिखा था ना कि मेरे को आपसे इतने रुपए लेने हैं। तो यहाँ पे कोई पर्सन इन्वॉल्व जब हो जाता है, जब कोई पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं सर? वह उस टाइप के अकाउंट्स को क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति विशेष से या फिर कोई ह्यूमन से या फिर कोई पर्टिकुलर एंटिटी से रिलेटेड हो, मतलब उसके अंदर कोई रियल या नॉमिनल चीज़ ना हो। अब ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल के बारे में हम थोड़ा आगे भी डिस्कस करेंगे, तो इतना डरना है। जब आपका जनरल नाम का चैप्टर शुरू होगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आप पर्सनल वर्ड का इतना सा मतलब समझ लीजिए कि कोई पर्सन से रिलेटेड अगर अकाउंट होता है तो वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है,
ठीक है। तो जनरली कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं सर? एक तो पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं और एक कैश बुक मेंटेन करते हैं। पर्सनल अकाउंट और कैश बुक, और इसके अलावा और कुछ मेंटेन नहीं करते हैं। इन फैक्ट दिस सिस्टम इज नॉट अ सिस्टम। लेकिन ये इन फैक्ट क्या है सर? ये सिस्टम कोई सिस्टम है ही नहीं। मान लीजिए वो जो दूध की दुकान वाला है वो इतना सा तो मेंटेन कर रहा है, उसके आगे मान लीजिए कोई चाय की दुकान वाला है वो तो कुछ भी मेंटेन नहीं कर रहा, वो तो बस मुंह जबानी याद रख लेता है, कुछ लिखना होता तो लिख लेता, नहीं लिखना होता तो नहीं लिख लेता। मतलब कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, इस वजह से ये सिस्टम कोई सिस्टम नहीं माना जाता है। बट अ लैक ऑफ सिस्टम एज नो यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन्ड, ये मैंने आपको अभी बताया। इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर सम ट्रांजेक्शन ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, कुछ ट्रांजेक्शन के लिए एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, और कुछ ट्रांजेक्शन के लिए क्या कर लेते हो सर आप? बोथ, यानी कि दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर लेते हो। बट ये चीज़ टेक्निकली गलत है, इस वजह से इसे क्या कहा गया है सर? इसे कहा गया है कि इट इज़ नॉट इवन अ सिस्टम। ठीक है, ये देखिए इज अ लैक ऑफ सिस्टम, ये देखिए इन फैक्ट आपको कर्सर दिख रहा होगा, इन फैक्ट दिस इज नॉट अ सिस्टम, इस वजह से सिस्टम को सिस्टम नहीं कहा गया है। तो मतलब मैं सिस्टम भी नाम ले रहा हूँ और ये सिस्टम भी नहीं है। तो आई होप कि आपको सिंगल एंट्री का अच्छे से समझ में आया होगा। आपको बस इसकी बुराई करनी है, ज़्यादा कुछ अच्छाई वाली चीज़ें है भी नहीं सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, इसलिए मैं इसे चाय पान वाला या दूध वाला सिस्टम बोलता हूँ, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग करने का सिस्टम नहीं होता है करके दुकान पे रीजन पे जाके ये सिस्टम अपने आप बदल जाता है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और सर आपको अगर याद हो तो अपन ने अभी कंसिस्टेंसी कंसेप्ट पढ़ा था, उसके अंदर क्या कहा था कि आपको यूनिफॉर्मिटी, एक इंडस्ट्री के अंदर पूरी तरीके से यूनिफॉर्म अकाउंटिंग कंसेप्ट चलने चाहिए, और उस इंडस्ट्री के अंदर क्या होना चाहिए सर? उस इंडस्ट्री के अंदर आपस में कंपैरिजन होना चाहिए। वो किस लिए होना चाहिए? तो तभी तो वो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के मेंटेन करने की बात कर रहे थे। चलिए जी, अगली बात कर लेते हैं सर। अगला आता है हम जो पढ़ने वाले हैं, हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, हम बीकॉम में पढ़ेंगे, हम आगे कोई भी डिग्री करेंगे, और जब जब अकाउंट्स पढ़ेंगे तब हम इसी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और इस सिस्टम का नाम क्या है सर? इस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए करके। सर डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो सिंगल एंट्री नहीं होता है। हा जस्ट किडिंग। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है सर? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दोनों एस्पेक्ट कवर हो रहे हो। मतलब उसने आपको अगर आपको दूध बेचा तो वो आपको हैंड टू हैंड क्या देगा सर? वो आपको हैंड टू हैंड क्या देगा? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सब छोड़िए, चलिए अभी थोड़ी टेक्निकल बात नहीं करते हैं। वो हैंड टू हैंड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या करेगा? वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपको डेटर बनाएगा। डेटर क्यों बनाएगा? क्योंकि उसको आपसे पैसे लेने करके, और अपना स्टॉक का जो अमाउंट है उसको कम करेगा। क्यों? क्योंकि उसने गुड्स की सेल करी। अरे दो एस्पेक्ट होते हैं ना एक ट्रांजैक्शन के, पैसा आया या फिर डेटर बना, और बदले में क्या दिया हमने गुड्स दिया। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं सर? डबल एंट्री सिस्टम इज अ कंप्लीट सिस्टम एज बोथ एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री सिस्टम क्या है सर? डबल एंट्री सिस्टम एक कंप्लीट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये बोथ एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, दोनों एस्पेक्ट एक ट्रांजैक्शन के क्या करता है? कवर करता है। अब यहाँ पे आइए, द सिस्टम, कर्सर दिख रहा होगा आपको। द सिस्टम इज एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल एज द पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड। सिस्टम क्या होता है सर? एक्यूरेट होता है ये, और मोर रिलायबल होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड करना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए वो जो दूध की दुकान है, वो दूध की दुकान के अंदर वो मेंटेन ही नहीं कर रहा कि वो कितना तो दूध लाता है, कितना दूध बेचता है, बस इतना सा याद रख लेता है कि मुझे किससे पैसे लेने हैं। तो वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस है। बगल में कोई दुकान से दूध चुरा के भाग जाए तो उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि कितना क्या और किस हिसाब से हुआ होगा। तो कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है सर। और लेकिन डबल एंट्री सिस्टम अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता रहता है कि आपकी इन्वेंट्री कितनी है। एंड मिस एप्रोप्रिएशंस आर मिनिमाइज्ड। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है सर? कोई भूल चूक गलती, है ना, भूल चूक गलती सब क्या हो जाती है सर? मिनिमाइज हो जाती है करके। ठीक है सर।
अगला पॉइंट देखिएगा इसी के अंदर, द अर्थमेटिकल इन एक्यूरेसी इन रिकॉर्ड कैन मोस्टली बी चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग दी ट्रायल बैलेंस। सर अपनी किताब खोलिएगा, अपनी किताब खोल के जब आप इंडेक्स में जाएंगे तब आपको एक चैप्टर दिखेगा ट्रायल बैलेंस करके, वो ट्रायल बैलेंस चैप्टर को हम डिस्कशन में पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, लेकिन आप ये याद रख लीजिए कि ट्रायल बैलेंस नाम की कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो कि क्या मेजर करने में मदद करती है हमको, हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, किसकी, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मेजर करने में मदद करती है। और ये ट्रायल बैलेंस नाम का उपहार, ये ट्रायल बैलेंस नाम की चीज़ आपको कौन से सिस्टम में मिलेगी सर? आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। तो याद रखिएगा इसे भी। और द सिस्टम ऑफ डबल एंट्री कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ बिग एज वेल एज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। डबल एंट्री का सिस्टम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो आई होप कि आपको डबल एंट्री और सिंगल एंट्री दोनों सिस्टम के बारे में ढंग से समझ में आया होगा। एग्जामिनेशन के अंदर इससे रिलेटेड इसके डिफरेंशिएशंस आते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। तो आई होप कि अगर आपको सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब समझ में आ गया होगा, तो अगर आप एक बार अपनी बुक से रीडिंग करेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा और आप आसानी से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं ये यहाँ पे ये मेरी एक्सपेक्टेशन है करके, ठीक है। और आई होप कि आप ये दोनों एंट्री के मतलब समझ गए होंगे और इसी को ही आपस में आपको कंपेयर करके लिखना है। अगर आपको चाहिए कि मैं स्पेसिफिकली आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस के भी पॉइंट बताऊं, तो आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है और 90% बच्चों को ये चीज़ें बिना पढ़े भी आ जाती है करके। चलिए जी, आगे बात करते हैं सर। अब हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, जो चीज़ मैं 2 मिनट या 5 मिनट पहले बोल रहा था, अब फाइनली उसका टाइम आ चुका है सर। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का, सर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये मतलब समझिए कि यहाँ पे किस चीज़ के बेस की बात चल रही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि किसको बस रट के बैठ जाते हैं, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग का बेसिस में, यहाँ पे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग वर्ड का क्या मतलब है? यहाँ अकाउंटिंग वर्ड का मतलब यह है कि आप एक्सपेंसेस की, क्या क्या बोला मैंने, कि क्या कैसे आप अपने एक्सपेंसेस की और कैसे आप अपने इनकम की जो है वो अकाउंटिंग करेंगे, उसको अकाउंट करने का आपका बेसिस क्या रहेगा। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम, एक्सपेंस कैसे अकाउंट होंगे और इनकम कैसे अकाउंट होंगे, ठीक है। एक्सपेंस और इनकम कैसे अकाउंट होंगे, तो यहाँ पे सर 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कैश बेसिस और कंपटीशन में दूसरे पॉइंट पे आता है सर अक्रूवल बेसिस। मतलब यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप अपनी अकाउंटिंग को 2 तरीके के बेसिस से कर सकते हैं। पहला बेसिस क्या है सर? या तो आप कैश बेसिस ले लीजिए, दूसरा बेसिस क्या है सर? आप अक्रूवल बेसिस ले लीजिए। तो इन दोनों का मतलब समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे को बताइएगा आपको समझ में आता है कि नहीं आता। कि सर आपको एक बेसिस डिसाइड करना है, आपका एक एक्सपेंस है सैलरी नाम का, आपने सैलरी का एक एक्सपेंस किया है, ठीक है। सैलरी का पेमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अब आपकी सैलरी है कितनी सर? आप 12,000 रुपये सैलरी देते हैं अपने किसी वर्कर को 12 महीने के लिए। 12,000 रुपये सैलरी कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1,000 रुपीज़ पर मंथ देते हैं आप सैलरी, ठीक है ना। 12,000 रुपये 12 मंथ्स की हुई तो 1,000 रुपीज़ 1 मंथ की हुई, 1,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12। अरे यस या नो? बिल्कुल। चलिए, तो आपने वो जो सैलरी थी, आपने मान लीजिए पूरे साल भर की जो 12 मंथ्स की सैलरी थी 12,000 रुपीज़, उसमें से आपने एक्चुअली जो पे किए वो कितने पे किए सर? आपने एक्चुअली पे किए 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है सर? आप अपना एक्सपेंस किसे मानेंगे? जो खर्चा आपने एक्चुअल में पे किया, जो खर्चा आपने एक्चुअल में पे किया 10,000 रुपीज़, या फिर वो खर्चा जो आपका होना हो गया, आपने पे नहीं किया वो बात अलग है। यहाँ पे आपने 10,000 रुपीज़ ही पे करे, लेकिन कायदे से आपके 12,000 रुपीज़ तो लग गए। अरे उसने आपके अंडर 12 महीने काम किया, 12 मंथ्स आपने अंदर पूरा अंडर काम किया, तो 12 मंथ्स का पूरा खर्चा तो लग गया सर। आंसर इज यस सर। तो यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन है कि आप पूरा 12,000 अपना एक्सपेंस दिखाओ, भले से आपने 10,000 पे किया हो, क्योंकि 2,000 आप फ्यूचर में तो पे कर ही दोगे,
अरे ऐसे नो, तो 2000 आप फ्यूचर में पे कर दोगे तो या तो आप पूरा 12,000 दिखाओ अपना एक्सपेंस, या फिर आप क्या कह सकते हो कि हमने तो अभी तक 10,000, भले से मैं मानता हूँ कि मेरे 12,000 रुपीज़ लग गए, 12,000 रुपीज़ का मैंने एक्सपेंस कर दिया, लेकिन मैंने एक्चुअल में अगर अभी 10,000 रुपीज़ पे किया है तो मैं तो 10,000 रुपीज़ का ही अपना एक्सपेंस मानूंगा। तो यहाँ पे सर दोनों पॉइंट आपको आई होप कि समझ में आ गए होंगे। 12,000 रुपीज़ अगर आपने अपना खर्चा मान रहे हो, अपना एक्सपेंस मान रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा सर आपका, वो आपका कहलाएगा कौन सा बेसिस सर, अगर आपने पूरा 12,000 रुपीज़ अपना एक्सपेंसेस मान लिया है तो वो आपका खर्च बेसिस कहलाएगा अक्रूवल बेसिस, कि आपका पूरा का पूरा जो एक्सपेंस है आपका जितना भी अक्रू हुआ है, जितना आपने पे किया है। अक्रू वर्ड का क्या मतलब हुआ सर, अक्रू वर्ड का मतलब हुआ जो आपने पे भी कर दिया है और जो आपका ड्यू भी हो गया है, वो दोनों मिला के, यानी कि 10,000 प्लस 2,000। ठीक है, अब मान लीजिए आप दूसरा ऑप्शन लेते हैं कि सर हम क्या कह रहे हैं, हम तो सर 10,000 रुपीज़ ही अपना एक्सपेंस दिखाएंगे, बचे हुए 2,000 दिखाएंगे नहीं। वो 2,000 कब दिखाएंगे सर, जब हम फ्यूचर में उसको पे करेंगे ना वो 2,000 रुपीज़ को। जैसे मान लीजिए मैं नेक्स्ट ईयर में 2,000 रुपीज़ पे करता हूँ, तो मैं फ्यूचर के अंदर जाके बताऊँगा कि मैंने 2,000 रुपीज़ का और एक्सपेंस किया है, और वो मेरे फ्यूचर का एक्सपेंस माना जाएगा, इस साल का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पे एक वर्ड और समझ में, एक पॉइंट और समझ में आ रहा होगा कि पीछे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे। वो कंसेप्ट क्या था, मैचिंग कंसेप्ट था कॉन्सेप्ट का नाम। और मैचिंग कंसेप्ट क्या होता था कि जिस पीरियड की जो इनकम होती है वो उस पीरियड के ही एक्सपेंसेस के साथ में सेट ऑफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे कैश बेसिस एक ट्रू वायलेशन है किस चीज़ का, मैचिंग कंसेप्ट का। कैश बेसिस क्या कहता है सर, कैश बेसिस ये कहता है कि आपने जितना कैश पे किया है या फिर आपने जितना कैश रिसीव किया है, आपने जितना कैश पे किया है या फिर आपने जितना कैश रिसीव किया है, आप सिर्फ उतना ही क्या दिखाओ, अपना एक्सपेंस दिखाओ या फिर उतना अपना इनकम दिखाओ। मतलब पैसा आया तो इनकम, पैसा गया तो एक्सपेंस। वेयर एज अक्रूवल बेसिस क्या कहता है सर कि जितना एक्सपेंस आपने पे कर दिया है प्लस जितना एक्सपेंस आपका ड्यू हो गया है वो दिखाओ पूरा, और जितनी इनकम आपको मिल गई है या फिर जितनी इनकम आपको मिलने वाली है, रिसीवेबल है, ठीक है, वो पूरी की पूरी इनकम दिखाओ। तो अक्रूड वर्ड का आपको मतलब समझ में आया होगा। अक्रूड वर्ड का मतलब क्या होता है सर, वो पैसा जो हमें मिला तो नहीं है बट मिलने वाला है। अगर मैं इनकम के रेफरेंस में बोलूँ तो वो पैसा जो हमें मिला तो नहीं है पर मिलने वाला है। जैसे अक्रूड इनकम का सर कोई एग्जांपल, मान लीजिए मैंने 12 मंथ्स के लिए कोई रेंट पे दी थी बिल्डिंग, 10 मंथ्स का तो रेंट आ गया मेरे पास में, 2 मंथ का रेंट आया नहीं है, ठीक है, लेकिन 2 मंथ्स पूरे ख़त्म हो चुके हैं। तो 2 मंथ्स की मेरी इनकम तो हो गई है, अभी तक मिला नहीं है वो बात अलग है, फ्यूचर में मिलेगा। तो वो 2 मंथ्स का रेंट क्या कहलाएगा, मेरा अक्रूड रेंट, कि इतना पैसा तो मेरे पास में आ गया है करके, और इतना पैसा आना बाकी है, फ्यूचर में आएगा, लेकिन मेरी इनकम तो हो गई। तो अगर आप दोनों चीज़ों को, जो पैसा आपको मिल गया है और जो पैसा आपको मिलने वाला है, वो दोनों को साथ में दिखाते हो, वो दोनों की अकाउंटिंग साथ में करते हो, तो उसे आप अक्रूवल बेसिस में बोलोगे। और अगर आप सिर्फ कैश से रिलेटेड बात करते हो, जितना कैश आपके पास में आया और जितना कैश आपके पास में गया, तो उसे आप कैश बेसिस पे बोलो के करके। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। आइए एक बार पढ़ लेते हैं कैश बेसिस के बारे में। एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स आर मेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड एंड नॉट व्हेन द रिसिप्ट और पेमेंट बिकम ड्यू। सर हम कब एंट्री करेंगे, जब हमारे पास में पैसा आया और पैसा गया करके। हम एंट्री तब नहीं करेंगे कि जब वो ड्यू हो गया हो, ठीक है। वेयर एज अक्रूवल बेसिस में क्या होता है सर, अक्रूवल बेसिस में होता है रेवेन्यूज एंड कॉस्ट, यानी कि इनकम्स और एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे अकर रादर देन दे आर पेड। मतलब जिस साल में वो अकर हुए हैं, जिस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर वो अकर हुए हैं, उसी पीरियड के अंदर हम उन्हें क्या मानेंगे सर, उसी पीरियड के अंदर हम उन्हें अक्रूड मानेंगे। चलिए सर, आई होप कि आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार और आपको बताता हूँ सर कैश बेसिस को। अब ये देखो, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये रामबाण है बस एकदम, आप मान लीजिएगा। ये कैश बेसिस के अंदर क्या होता है और अक्रूवल बेसिस के अंदर क्या होता है। अब की बार अगर आपको पहले समझ में नहीं आया होगा तो इस बार तो पक्का समझ में आ जाएगा करके। अक्रूड इनकम आर नॉट ट्रीटेड, मतलब वो सारी इनकम जो हमारी क्या हो चुकी है सर, मिलने वाली है हमको लेकिन मिली नहीं है, वो कैश बेसिस में कोई ट्रीट नहीं होती है।
क्यों? क्योंकि कैश बेसिस में तो सिर्फ जितना पैसा आया है वही लिखेंगे और जितना पैसा हमारी जेब से गया है वही लिखेंगे, ठीक है। और अक्रूड एक्सपेंसेस भी कोई तरीके का ट्रीटमेंट नहीं होता है। लेकिन अक्रूवल बेसिस पे क्या होता है सर? अक्रूवल बेसिस में इनकम स्लैश एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अक्रूड। क्या सर? इनकम और एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड एज इनकम स्लैश एक्सपेंसेस आएगा, यहाँ पे एक स्लैश करके एक्सपेंसेस भी और होगा। अगर आप ये सब लिख रहे हो तो आप लिख लीजिएगा इसको इनकम स्लैश एक्सपेंसेस व्हेन इट इज अक्रूड, यानी कि जब ट्रांजेक्शन प्लेस लिया तब। मतलब सर मैं मेरे एग्जांपल में क्या कह सकता हूँ, वो जो 12 मंथ की सैलरी थी ना सर, वो 12 मंथ की सैलरी, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो 12 मंथ की सैलरी थी ना सर, ये 12 मंथ की सैलरी, ये 12 मंथ की सैलरी मेरी इस साल पूरी अक्रू हो गई। भले से मैंने 2000 पे नहीं करी है, तो मैं इस साल में अगर मैं अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहा हूँ तो मैं इस साल के अंदर पूरी 12,000 दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे 2,000 रुपये भी मेरे इस साल का पार्ट है। लेकिन अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि इस साल में कितना है और अगले साल में कितना है, मैं तो क्या देखूंगा कि मैंने एक्चुअल में कितना पे किया है करके, ठीक है। तो ये फाइनली आपको समझ में आ गया होगा करके, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, या फिर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर कैश इज पेड और नॉट, अगर एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो आइए हम कुछ देखते हैं। सर सबसे पहले हम बात करते हैं कैश परचेजेस की। मान लीजिए मैंने कैश परचेस करी, तो कैश परचेस करी मैंने, मान लीजिए इस तारीख की, आज मैं तारीख की बात कर लेता हूँ, जैसे 14 मई है आज, तो 14 मई को मैंने अगर कैश परचेस करी, तो अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ तो भी मैं मेरे अकाउंट्स के अंदर उसे रिकॉर्ड करूँगा। क्यों रिकॉर्ड करूँगा? क्योंकि कैश में गया है सर। अक्रूवल बेसिस कर रहा हूँ तो भी करूँगा। क्यों? क्योंकि अक्रूवल का मतलब क्या होता है? कैश प्लस ड्यू। अक्रूवल के अंदर कैश तो इंक्लूडेड होता ही है। अक्रूवल का मतलब क्या होता है सर? कैश भी हम रिकॉर्ड करेंगे और जो कैश रिसीव नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है उसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे अक्रूवल के अंदर भी यस आएगा। क्रेडिट परचेज का मतलब क्या हुआ सर? क्रेडिट परचेज का मतलब ये हुआ कि मैंने अगली पार्टी को पैसा अभी तक पे नहीं किया है, मतलब क्रेडिट में माल परचेज कर लिया है। तो कैश बेसिस के अंदर मैं क्रेडिट परचेज को अकाउंट नहीं करूंगा। मैं कब करूंगा उसे अकाउंट? जब मैं उसे एक्चुअल में पेमेंट करूंगा। लेकिन अक्रूवल बेसिस में मैं उसे कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ड्यू हो गए हैं उसे पैसे देने। अब बात करते हैं कैश सेल्स की। अब कैश सेल्स में आप ज़रा सोचिए क्या होता होगा। कैश सेल्स में हमारी जेब में पैसा आता होगा, हाँ सर आता होगा। तो हम कैश बेसिस अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, अक्रूवल के अंदर भी रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस पे करे हैं हमने, ठीक है, तो हम इसे कैश बेसिस पे भी रिकॉर्ड करेंगे और अक्रूवल बेसिस में भी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक्सपेंसेस अभी खाली ड्यू हुए हैं तो अब हम इसे कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक्सपेंसेस अभी एक्चुअल में पे नहीं करे हैं, इस वजह से। वेयर एज अक्रूवल बेसिस में इसे रिकॉर्ड करेंगे। इनकम रिसीव हुई है सर, हमारी इनकम कितनी रिसीव हुई है सर? मान लीजिए एक्स अमाउंट की इनकम रिसीव हुई है, तो अब हमारी जेब में पैसा आ गया, हाँ सर आ गया। अगर हमारी जेब में पैसा आ रहा है यानी कि कैश का इन्वॉल्वमेंट है तो हम कैश बेसिस में इसे रिकॉर्ड करेंगे और अक्रूवल बेसिस अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो भी हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इनकम अभी अक्रू हुई है, मतलब हमारा को ये सर्टेन हो गया है कि हमारे पास में पैसा आएगा। हमको ये सर्टेन हो गया है कि हमारे पास में पैसा आएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक जेब में पैसा आया नहीं है तो हम इसे कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन अक्रूवल बेसिस में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा। बड़ी क्या कहते हैं मेहनत लगी है अपनी कैश और अक्रूवल समझने में। अगर आपको नहीं समझ में आया है अभी भी तो एक बार पीछे जाके वापस देखिएगा। मैंने हर एक कोशिश करी है कि आपको इन दोनों के अंदर मैं डिफ्रेंशिएट करके समझा सकूं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा करके, ठीक है। और अब एक फाइनली शोडाउन देख लेते हैं कैश बेसिस वर्सेस अक्रूवल बेसिस के अंदर, ठीक है। सच में ईजी है यार, एक बार पढ़ के तो देखो। चलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर कैश बेसिस में तो खाली कैश वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, लेकिन अक्रूवल बेसिस के अंदर क्या होता है? कैश वाले ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं और नॉन कैश वाले ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ नॉन कैश का मतलब क्या हुआ? जो एक्सपेंसेस हमारे ड्यू हो गए हैं या फिर जो इनकम हमारी रिसीव होने वाली है, ये दोनों तरीके के एक्सपेंसेस यहाँ पे रिकॉर्ड, या फिर ये दोनों तरीके के एक्सपेंसेस और इनकम हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड होती है।
पॉइंट नंबर 2, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट असर्टेन। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट असर्टेन बिकॉज इट रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन। अब मेरे को आप बताइए, वो जो मैंने आपको बताई थी ना स्टार्टिंग में बात अभी कि मैचिंग कंसेप्ट का वायलेशन हुआ है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैंने 12,000 रुपीज़ की मेरी इस साल सैलरी लग गई जेब से। अरे मैंने पे भले से 10,000 करी हो, लेकिन जेब से तो 12,000 की सैलरी लग गई इस साल के अंदर, जो भी मैंने कमाया उसके लिए। तो यहाँ पे अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ और 10,000 रुपीज़ दिखा रहा हूँ सिर्फ, तो ये चीज़ क्या होगी सर? टेक्निकली गलत होगी। लेकिन अक्रूवल बेसिस के अंदर क्या होता है सर? अक्रूवल बेसिस के अंदर करेक्ट प्रॉफिट शो होता है बिकॉज ऑफ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। एंट्रीज आर मेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। एंट्री कब बनाई जाती है यहाँ पे? जब कैश गया है या फिर कैश आया है। लेकिन यहाँ पे एंट्री कब बनाई जाती है? जब कैश आया है या गया है, या फिर कोई एक्सपेंस ड्यू हुआ है, या फिर कोई इनकम अक्रू हुई है, या फिर कोई भी इनकम हमको रिसीवेबल है। क्या 4 चीज़ें बोली? देखो अक्रूवल बेसिस में कब कब एंट्री होती है? जब कैश आता है, या फिर कैश चला जाता है, या फिर कोई एक ऐसा एक्सपेंस जो हमको पे करना उस डेट पे ड्यू हो गया है, तब भी हम एंट्री पास करेंगे, या फिर कोई ऐसी इनकम जो हमको उस डेट पे मिलनी, रिसीवेबल होनी, ड्यू हो गई है, तब भी हम एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अब 4th पॉइंट देखते हैं। इट इज़ रेयरली यूज्ड। कैश बेसिस बहुत ज़्यादा रेयर यूज़ होता है एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 99% जगह चलती है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर इंडिया की जितनी भी टैक्स अथॉरिटीज़ है, वो आपको पूरा आपके लिए एक तरीके से कंपलसरी करके रखती है कि आपको अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या होता है, देखो बेटा, 100 में से 99 बेईमान लेकिन फिर भी मेरा भारत मान, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा। इंडिया के अंदर लोग बाग इतने समझदार होते हैं कि वो दिखाते नहीं कि हमारे पास कैश है, वो सब अक्रूवल में चलने देते हैं। मतलब वो सब कुछ ड्यू छोड़ देते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ड्यू छोड़ देते हैं, 2 नंबर में उनको पेमेंट कर देते हैं, और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कभी दिखाते नहीं कि हमारे कितने एक्सपेंस हुए और कितने इनकम हुए करके। तो इस वजह से क्या है सर, जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो वाइडली यूज है। अब देखिए, कंपनीज एक्ट करके कोई कंपनी वालों के लिए कोई एक्ट होता है, अभी हम छोटे बच्चे, हमको इतना मालूम नहीं है इसके बारे में, लेकिन मान लीजिए आप कंपनी एक्ट करके कोई कंपनी एक्ट होता है जिसके अंदर क्या बोलते हैं कि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है वो गंदा है, वो बेकार है, हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन जो अक्रूवल बेसिस है, आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े प्यारे हैं, हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं करके। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफ्रेंशिएशन भी समझ में आया होगा करके। अब अगले आखिरी बात कर लेते हैं जो आपके चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS के ऊपर है। मैं यहाँ पे आपको आज एक सिर्फ छोटा सा ब्रीफ देके जाऊँगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS के बारे में। अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS के बारे में और GST के बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर करूँगा उसके ऊपर एक वीडियो। लेकिन यहाँ पे आज जो मेरा बेसिक था या फिर आज का जो मेरा मोटो था वो था आपके बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कंप्लीट करना और आपके अकाउंटिंग अजम्पशंस को कंप्लीट करवाना, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 का बहुत बड़ा एक बेस है। उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS भी 2-3 करके ऐसे पॉइंट है और GST भी पॉइंट है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। वो पॉइंट के बारे में आप किताब से पढ़िए, मैं आपको बेसिक नॉलेज तो दे ही देता हूँ इन सारे पॉइंट्स के बारे में, पर बाकी का आप एक बार किताब से पढ़िए और आपको अगर ज़रूरत हो तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर भी एक वीडियो निकाल दूंगा करके। क्योंकि इसके बाद में जो मैं अगली वीडियो निकालूंगा वो चैप्टर नंबर 3 के लिए होगी। तो देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं आपको बेसिकली बताऊँ तो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं सर, वो पढ़े लिखे लोग का क्या पढ़े हुए हैं, वो अकाउंट्स पढ़े हुए हैं और उन्होंने ज़्यादा अकाउंट्स पढ़ ली करके, तो उन्होंने क्या करा सर, उन्होंने एक स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया। एक बोर्ड है सर, ICAI के नाम से बोर्ड है इंडिया के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वो बोर्ड क्या करा सर, उस बोर्ड ने डेवलप करे कुछ अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड, मतलब आप इस तरीके से अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं। कुल मिला के ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, 40 के समथिंग सर टोटल स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग के। आपको नहीं पढ़ने, आपके कोर्स के अंदर नहीं है, आपको एक बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज समथिंग विच इज इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। दीज standards are near about 40 in the numbers, and what are they for? They are for the seamless accounting or good preparation of the accounting terms,
सो दीज आर फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आगे बात कर लेते हैं सर। इसके अंदर जो आपकी किताब के अंदर मेन चीज़ दे रखी है वो बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं और लिमिटेशन दे रखी है। तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है क्या सर, इन एलिमिनेटिंग वेरिएशन इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मे कॉल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फैसिलिटेट कंपैरेटिबिलिटी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटर एंड इंट्रा कंपनीज। और लिमिटेशन क्या है सर इसकी? सर इसकी लिमिटेशन है कि ये मेक करता है क्या, चॉइस है बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, 10-15 ट्रीटमेंट दे रखे एक ही चीज़ के, कौन सा फॉलो करे कौन सा नहीं फॉलो करे। इसके बीच में क्या है सर, एक ऑल्टरेशन है, एक क्या है सर, डिफरेंशिएशन है। पॉइंट नंबर अगला पॉइंट है, इट इज़ रिजिडली फॉलोड बाय फॉलोड एंड फेल्स टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग अकाउंटिंग। सर अब ये क्या है, ये इसमें अकाउंट्स में ऐसे कह रखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि अगर सूरज पूर्व से निकलता है तो सूरज पूर्व से ही निकलता है। आप कोई ये बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है सर इसके अंदर। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम तो इसको चेंज करके सूरज को पश्चिम से निकालेंगे। तो ये दिस इज़ नॉट टेक्निकली पॉसिबल इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दिस इज़ वाई यू हैव टू मेंटेन दी डिग्निटी and you have to follow the protocol of the accounting standards. So that is why the third point is also introduced. Accounting standards cannot override the statutes. So hereby the word statute means the law. An accounting standard cannot override an statute. The standards are required to be framed within the ambit of prevailing status. That is why we say that accounting standards जो है सर वो एक particular जो लॉ है उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर लेवल 10 पे है तो जो लॉ है वो लेवल 10,000 पे है। मतलब आप कोई भी ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के ऐसा नहीं कह सकते कि ये लॉ आज से फॉलो नहीं होगा। लॉ सबसे ज़्यादा ऊपर रहेगा और लॉ हमेशा ही ऊपर रहेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक ये लिमिटेशन है, क्या है सर, कि ये लॉ से नीचे है। चलिए आपको ये बेनिफिट्स और लिमिटेशन समझ में आई होगी। इसके अलावा IFRS जो है वो एक बार आप पढ़िएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को बताइएगा, एक बार मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे को आप DM करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है इस चीज़ के अंदर। थैंक यू सो मच for watching this video and like the video and share the video with your friends. I'm doing it for free for you all guys. I hope you will like the videos and the efforts behind the video, and that's it. Thank you so much and do subscribe my YouTube channel if you haven't yet, and follow me on Instagram or DM me on Instagram to get all the queries clarified. Thank you.